दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण वैकल्पिक खंड सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम परीक्षा पैटर्न के अनुसार कुल 100 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो जूनियर हाई स्कूल अध्यापक भर्ती परीक्षा के साथ साथ यूपी टीईटी और सीटीईटी आदि परीक्षाओं के सामाजिक अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट जूनियर हाई स्कूल अध्यापक भर्ती परीक्षा सामाजिक अध्ययन का प्रैक्टिस सेट संख्या 4। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है और आपको बताना है कि दोस्तों जो स्थान रहे हैं वो किन देशों के आधिपत्य में या किन की बस्तियां रहे हैं। पुडुचेरी, तो दोस्तों पुडुचेरी जो है ये फ्रेंच बस्ती रही है। गोवा जो है आपका पुर्तगालियों के अधीन रहा था। ट्रावनकोर ये डेनिश या डेन इन लोगों का प्रमुख स्थल रहा था और मद्रास में डचों ने अपना प्रमुख फैक्ट्री स्थापित किया था। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों 2, 3, 4 और 1। अगला प्रश्न है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों यानी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो सही उत्तर है मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स है। और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को दोस्तों यानी 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार घोषित कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार या मूल अधिकार है। अगला प्रश्न है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 में कौन विजयी हुआ था। तो सही उत्तर है हैदर अली। दोस्तों प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था अंग्रेजों और हैदर अली के बीच, निजाम मराठे और अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि में शामिल हुए थे और हैदर अली ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से इस त्रिगुट को भंग करने का प्रयास किया। उसने मराठों को धन देकर और निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया। फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया था और अंग्रेजों की प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम पुनः अंग्रेजों की ओर चला गया और हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 ईस्वी में मंगलौर पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न इतिहास से है मिलिंद पन्हु राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वो बौद्ध भिक्षु कौन थे। तो दोस्तों पाली भाषा के महत्वपूर्ण ग्रंथ मिलिंद पन्हु की रचना बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिलिंद के मध्य संवाद के रूप में है। मिलिंद को दोस्तों ये हिंद यवन शासक मिलिंद जो है मिनांडर के विषय में सूचना मिलती है। अगला प्रश्न है कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था। तो दोस्तों दक्षिण भारत का चोल राजवंश ये कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष यानी एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है। तो सही उत्तर है भारत के कार्यपालिका के अध्यक्ष जो हैं ये राष्ट्रपति होते हैं और अनुच्छेद 53(1) के अनुसार जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए IR-20 और रत्ना 2 प्रमुख किस्में हैं किसकी, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों रत्ना, जया और IR-20 ये धान की प्रमुख किस्में हैं। इसके अलावा हमसा, जया, IR-8, IR-36, पूसा 1, हेमा और राजेश्वरी ये सभी धान की प्रमुख किस्में हैं। अगला प्रश्न है महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था। तो सही उत्तर है दोस्तों महारानी विक्टोरिया को 1877 में भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। और आप जानते हैं कि राजसी उपाधि अधिनियम यानी रॉयल टाइटल्स एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी दोस्तों ये तिथि थी 1 जनवरी 1877 इसके द्वारा दिल्ली दरबार में भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन कराना है। इसमें राजनीतिक दल और उनके स्थापना वर्षों से सुमेलन कराना है।
तो सबसे पहले जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना आप जानते हैं 1885 यानी 1885 में हुई थी। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई थी। भारतीय साम्यवादी दल 1925 में इसकी स्थापना हुई और AIADMK 1972 में। तो इस आधार पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 3, 1, 4 और 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीली क्रांति या ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो आप जानते हैं मछली या मत्स्य उत्पादन का संबंध जो है नीली क्रांति से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? ऑप्शन है आपके नास्तिकता, अद्वैतवाद, एक देववाद या बहुदेववाद पर। तो सही उत्तर है दोस्तों देखिए, ब्रह्म समाज का सिद्धांत एकेश्वरवाद या एक देववाद पर आधारित है। तो याद रखिए, ब्रह्म सिद्धांत या ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत है राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 याद रखिएगा 1828 इसमें ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी और ब्रह्म समाज में सार्वभौम ईश्वर की उपासना पर बल दिया गया था, मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था और इसका महत्वपूर्ण सिद्धांत था एकेश्वरवाद की उपासना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करना है। हजारीबाग, दोस्तों हजारीबाग जो है ये आपका दोस्तों अभ्रक के उत्पादन से संबंधित है, तो ए का डी हो जाएगा। नेवेली ये भूरा कोयला या लिग्नाइट उत्पादन से संबंधित है। झरिया का संबंध कोयला और राउरकेला का संबंध लोहा उत्पादन से है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 1D, 2C, 3A और 4 का बी। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? आपको बताना है कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा या महानदी। तो सही उत्तर है सरदार सरोवर बांध दोस्तों नर्मदा नदी पर आधारित है। तो सही उत्तर सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर निर्मित किया गया है और इसकी ऊंचाई, सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई 138.68 मीटर यानी 455 फीट है। ये भारत का तीसरा सबसे ऊंचा बांध है और सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री द्वारा इस बांध को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और ये राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। देखिए, भारतीय संविधान का भाग 9 ये पंचायतों से संबंधित है, ए का 3 हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 8 जो है ये संघ क्षेत्र से संबंधित है, बी का पहला हो जाएगा। भारतीय संविधान का 4A दोस्तों ये मूल कर्तव्यों से संबंधित है आपका और भारतीय संविधान का 9 या 9A ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो इस आधार पर सही कूट आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 3, 1, 4 और 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामान्य विज्ञान से, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा किस विकिरण को अवशोषित किया जाता है? तो सही उत्तर है परावैंगनी विकिरण या जिसको अल्ट्रावायलेट विकिरण कहा जाता है, इसको ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो सही उत्तर है चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा के शासनकाल में निर्मित हुआ था और दोस्तों ये स्तंभ जो है राणा कुंभा की उपलब्धियों का अद्वितीय स्मारक है और इसका निर्माण राजा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो सही उत्तर है नॉर्मन बोरलॉग को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में? 1970 यानी 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उन्नत कृषि द्वारा भूखमरी के विरुद्ध लड़ाई के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था और 1970 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, जिनको अंतर्राष्ट्रीय हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना दोस्तों उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है? तो सही उत्तर है गोकुल बैराज परियोजना और ये UPGK या UP स्पेशल से संबंधित है। दोस्तों गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। इसका उद्देश्य आगरा और मथुरा में पर्याप्त जल उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो उत्तर है केवल राज्यसभा में। दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट को पदच्युत करने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जाता है और उपराष्ट्रपति की पदावधि जो है ये 5 ईयर यानी 5 वर्ष की होती है। दोस्तों
इसके इस अवधि से पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना पद त्याग कर सकता है, लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो ये भारत का स्थान 86 यानी 86वां स्थान था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है, राष्ट्रीय महिला आयोग एक वैधानिक यानी स्टेचुअरी संस्था है जिसकी स्थापना 1992 यानी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? तो आप जानते हैं, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु देश के बाहर ताशकंद, जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है, वहां पर 11 जनवरी 1966 को हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? ऑप्शन देखिए, वित्त आयोग, नीति आयोग, निर्वाचन आयोग या अंतर्राज्यीय परिषद। तो सही उत्तर नीति आयोग। दोस्तों, नीति आयोग ये आपका संवैधानिक संस्था है और योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई, जो कि योजना आयोग की तरह ही एक संवैधानिक संस्था है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? आपको बताना है, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संगठन है और संविधान के अनुच्छेद 315 यानी आर्टिकल 315 के अधीन दोस्तों ये लोक सेवा आयोग का गठन यानी संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रस्ताव है। तो आप जान रहे हैं कि संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संगठन है। अगला प्रश्न है, वेटलैंड दिवस या आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। और ये क्यों? तो 2 फरवरी को दोस्तों 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में जो है आर्द्रभूमियों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन आयोजित किया गया था। इसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है? लोकसभा के सदस्य, पंचायत के सदस्य, मंत्रिमंडल के सदस्य या मजदूर संघ के सदस्य। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, मजदूर संघ के सदस्यों को दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप माना जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, माउंट आबू का जैन मंदिर किससे बना है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है, माउंट आबू का जैन मंदिर ये संगमरमर यानी मार्बल से बना हुआ है। और आप जानते हैं, आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर से बने हैं, जिसका निर्माण गुजरात के चालुक्य यानी सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, धर्मपाल ने। दोस्तों, धर्मपाल जो है विक्रमशिला के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंश के शासक धर्मपाल द्वारा कराई गई थी और नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के बाद विक्रमशिला महाविहार बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजा भोज ने कहाँ पर शासन किया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है धार। दोस्तों, राजा भोज परमार शासक थे और परमारों के शासन का केंद्र उज्जैन था। बाद में राजधानी धारा में स्थानांतरित कर दी गई और राजा भोज ने धारा नगरी से शासन किया था। अगला प्रश्न आपको बताना है कि अलार कलाम कौन थे? तो सही उत्तर है, अलार कलाम दोस्तों सांख्य दर्शन के आचार्य थे। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने जो है जब अपना गृह त्याग किया तो ज्ञान की खोज में आलार कलाम के आश्रम पहुँचे और उनसे दीक्षा ली थी। आलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु इससे बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए। आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे जो अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? आपको बताना है। तो दोस्तों, ह्वेनसांग जो है ये सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और इसने प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। उस समय वहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे।
अगला प्रश्न है भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो सही उत्तर है कृष्ण। दोस्तों भागवत धर्म के प्रवर्तक वृषण या सातवत वंश के कृष्ण थे, जिन्हें वसुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। ये मूलतः मथुरा के निवासी थे और छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है और घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। अगला प्रश्न आसान सा प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो दोस्तों ये वर्ष है 1986 यानी 1986 में। दोस्तों 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पारित किया गया था और ये संपूर्ण भारत में लागू है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित है। देखिए काकतीय देवगिरी ये आपका सही सुमेलित नहीं है और काकतीय वंश की राजधानी वारंगल थी, देवगिरी नहीं बल्कि वारंगल। याद रखिए होयसल दोस्तों ये सही सुमेलित है क्योंकि होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। यादव वंश दोस्तों यादव वंश की राजधानी जो है ये वारंगल नहीं बल्कि देवगिरी थी। इसके अलावा पांड्य जो पांड्य वंश थे, पांड्य वंश की प्रारंभिक राजधानी कोरकई और बाद में मदुरै थी। तो मदुरै जो थी ये पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरा। तो देखिए मदुरै तो सही उत्तर है दोस्तों कि होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र, ये आपका केवल यही सही सुमेलित है, अन्य सभी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो सही उत्तर है हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना चिनकिलिच खां ने 1724 में की थी। तो तिथि याद रखिएगा 1724 में चिनकिलिच खां के द्वारा हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श यानी लाखों को दान देने वाले के नाम से पुकारा जाता था। अगला प्रश्न है देखिए चित्रकारों के संबंध में है कि दसवंत और बसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? तो उत्तर है अकबर। दोस्तों अकबर कालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में दिया है। इसमें दसवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक, जगन, महेश, खेमकरण, तारा, सांवल और हरिवंश और राय आदि हैं। तो दसवंत और बसावन अकबर कालीन प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला प्रश्न है 1773 में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है, इसके लेखक कौन थे? तो सही उत्तर है जयपुर के सवाई जय सिंह। दोस्तों जयपुर के राजा सवाई जय सिंह या राजा आमेर का सवाई जय सिंह, उन्होंने जयपुर शहर की स्थापना की और उसे विज्ञान और कला का केंद्र बनाया था। जय सिंह एक महान खगोल शास्त्री भी थे। उन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में आधुनिक उपकरणों से युक्त पर्यवेक्षणशालाएं बनाई थीं और जिज मोहम्मद शाही नामक सारणियों का सेट भी तैयार किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सही उत्तर है लूनी। दोस्तों भारतीय मरुस्थल क्या है? भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी लूनी है जो अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है और 320 किलोमीटर लंबी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है जादूगुड़ा का संबंध किससे है? तो सही उत्तर है जादूगुड़ा यूरेनियम खनन से संबंधित है जो कि झारखंड राज्य के सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन है आपके गारो, टोंट, भील या चेंचू। तो सही उत्तर है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है और दूसरे स्थान पर कौन सी जनजाति है? दूसरे स्थान पर गोंड जनजाति है। भील जनजाति मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में निवास करती है। अगला प्रश्न आसान सा है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो सही उत्तर समताप मंडल। दोस्तों ओजोन परत जो है मुख्य रूप से समताप मंडल में या वायुमंडल के समताप मंडल के निचले भाग में गैसों का एक आवरण है जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा करता है। अगला प्रश्न है पानीपत के तीसरे युद्ध में किसने मराठों को हराया था? तो सही उत्तर है अफगानों ने। दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था
किसके बीच? मराठों और अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगान था उसके बीच हुआ था। मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था। इस युद्ध में मराठे बुरी तरह पराजित हुए थे और युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी काशीराज पंडित के शब्दों में पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयंकारी सिद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1932 का पूना पैक्ट के बाद 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर है जी.डी. बिड़ला यानी घनश्याम दास बिड़ला पूना पैक्ट के बाद स्थापित हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष थे। तो सही उत्तर है जी.डी. बिड़ला दोस्तों इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो सही उत्तर है दोस्तों 1940 के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव फजलुल हक, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है फजलुल हक, और इसकी रूपरेखा तैयार करने में दोस्तों सिकंदर हयात खां, फजलुल हक और खलीकुज्जमा की विशेष भूमिका थी। तो यहाँ पर फजलुल हक ने दोस्तों पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा था और 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था, लाहौर प्रस्ताव या पाकिस्तान प्रस्ताव पास किया गया था। इस प्रस्ताव को फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका क्या नाम था? तो दोस्तों ये था लुई फिशर। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर, ये महात्मा गांधी के जीवनीकार भी हैं, उनके साथ थे। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए लुई फिशर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश जो हैं पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है पाक स्ट्रेट से जो जुड़े हुए देश हैं वो कौन से हैं? तो सही उत्तर है आपका भारत और श्रीलंका, ऑप्शन ए। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य स्थित है, जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच स्थित एक जल संयोजी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए नेहरू रिपोर्ट प्रस्ताव ये 1928 है दोस्तों। इसके बाद अगस्त प्रस्ताव जो है 1940 है। इसके बाद दोस्तों देखिए भारत में क्रिप्स मिशन 1942 में आया था और बेबेल योजना 1945 की है। तो इस आधार पर आप जो सही क्रम है वो आप मिला सकते हैं। सही क्रम आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 3, 2, 1 और 4। सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स मिशन और सबसे लास्ट में 1945 में बेबेल योजना आई थी। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो ये था गोवा। दोस्तों स्वतंत्रता के बाद यानी 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का गोवा भाग पुर्तगाल के अधीन रहा। अमेरिका ने वर्ष 1955 में पुर्तगाल के इस दावे का समर्थन किया कि गोवा पुर्तगाल का एक प्रदेश है। उसने भारत की तब आलोचना की जब 14 वर्षों तक धैर्य रखने के बाद 1961 में भारत ने गोवा में फौज भेजकर मुक्त करा लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो उत्तर है 1948 यानी 1948 में स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किसका एक भाग था? तो सही उत्तर गोंडवाना लैंड का। दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का भाग था। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, मेडागास्कर इसी गोंडवाना लैंड के हिस्से थे। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर है दोस्तों भारत विभाजन के समय जे.बी. कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और 23 नवंबर 1946 को मेरठ अधिवेशन में वो अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे। इनके इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी किस पर, किस समय? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 13 अप्रैल 1919 में घटित हुआ था और 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है?
तो सही उत्तर है शिपकीला। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में शिपकीला एक प्रमुख पर्वतीय दर्रा है जो भारत चीन सीमा के पास स्थित है और भारत में सतलज नदी इसी दर्रे के सहारे प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय टकसाल या मिंट जो है ये कहाँ स्थापित नहीं की गई है? ऑप्शन है लखनऊ, नोएडा, मुंबई और हैदराबाद। तो सही उत्तर है लखनऊ में। दोस्तों, भारत में सिक्कों के उत्पादन, सोने चांदी की परख और तमगों के उत्पादन के लिए मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद और नोएडा में टकसालें स्थापित की गई हैं और ये लखनऊ में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र प्लावी यानी तैरने वाला राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, मणिपुर में। दोस्तों, मणिपुर में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग राष्ट्रीय पार्क है और ये उद्यान लोकटक झील का अभिन्न हिस्सा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंध कहलाता है। उष्णकटिबंध का विस्तार उत्तर में कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है, भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी आपका बांग्लादेश है। तो सही उत्तर, भारतीय जूट के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी बांग्लादेश है और नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व का अग्रणी उत्पादक देश भारत है और बांग्लादेश जो है इसमें दूसरा स्थान है, लेकिन जूट के उद्योग के लिए प्रतिद्वंदी बांग्लादेश है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? देखिए, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह या निहारिका। तो उत्तर है दोस्तों निहारिका। दोस्तों, निहारिका एक जो आकाशगंगा है उसके निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, इसे निहारिका कहते हैं और निहारिका सौर परिवार से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? आपको बताना है। तो दोस्तों, हिमालयी पर्वत श्रृंखला जो है ये फोल्डेड माउंटेन यानी वलित पर्वत का उदाहरण है। इसको मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोंकण रेलवे किसको जोड़ती है? आपको बताना है। तो कोंकण रेलवे दोस्तों रोहा से मंगलौर को जोड़ती है। कोंकण रेलवे कोंकण तट के सहारे महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्यों में फैला हुआ है। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा को कर्नाटक के मंगलौर से जोड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय धरोहर विकास और संवर्धन योजना जिसको हृदय योजना कहा जाता है, ये उत्तर प्रदेश के किस शहर का चयन इसके अंतर्गत किया गया है? तो सही उत्तर है, राष्ट्रीय धरोहर विकास और संवर्धन योजना के तहत दोस्तों वाराणसी और मथुरा का चयन किया गया है जो कि उत्तर प्रदेश के शहर हैं। इसके अलावा अन्य शहरों में अमृतसर, वारंगल, अजमेर, अमरावती, गया, कांचीपुरम, बादामी, द्वारिका और पुरी इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी क्या हैं? तो सही उत्तर है, उत्तरी अमेरिका के जो प्रेयरीज हैं ये शीतोष्ण घास स्थल हैं दोस्तों। उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के पश्चिम में राकी पर्वत और पूर्व में शीतोष्ण पर्णपाती वनों के मध्य विस्तृत शीतोष्ण घास के स्थल हैं और ये जो प्रेयरीज हैं दोस्तों गेहूं उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? ऑप्शन है आपके समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों, संपत्ति का अधिकार जो है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार नहीं है। हालांकि मौलिक संविधान में ये पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 क के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? तो सही उत्तर है समानता का अधिकार। दोस्तों, समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 के तहत दिया गया है उसमें कहा गया है कि यह किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। दोस्तों देखिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, देखिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये जो है ये 1 अप्रैल 1999 से इसका प्रारंभ किया गया था
ए का तीसरा हो जाएगा। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में चालू की गई थी। जवाहर रोजगार योजना 1989 में और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM 2005 में शुरू किया गया था। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 3, 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? करेंसी का नियमन, विदेशी व्यापार का नियमन, साख का नियमन और देश के विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली और प्रबंधन। तो सही उत्तर है करेंसी का नियमन, साख का नियमन और देश के विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली का प्रबंध RBI करता है और ये विदेशी व्यापार का नियमन नहीं करता है। विदेशी व्यापार का नियमन कौन करता है? तो ये वाणिज्य मंत्रालय करता है विदेशी व्यापार का नियमन। तो याद रखिए वाणिज्य मंत्रालय विदेशी व्यापार का नियमन करता है, RBI नहीं। अगला प्रश्न है, अदृश्य निर्यात या जिसको इनविजिबल एक्सपोर्ट कहा जाता है, इसका अर्थ क्या है? तो दोस्तों सेवाओं के निर्यात को अदृश्य निर्यात कहा जाता है। अगला प्रश्न है, व्यापार करने की सुविधा सूचकांक को कौन बनाता और प्रकाशित करता है? तो सही उत्तर है विश्व बैंक समूह। दोस्तों विश्व बैंक समूह जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये वाशिंगटन में स्थित विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम इसको बनाता है और इसका प्रकाशन करता है। तो सही उत्तर है विश्व बैंक समूह व्यापार करने की सुविधा सूचकांक यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रिपोर्ट तैयार करता है और प्रकाशित करता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई क्या है? देश, प्रांत, जिला या तहसील? तो सही उत्तर है जिला। दोस्तों भारतीय प्रशासनिक प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण इकाई जिला है और जिला मजिस्ट्रेट जिला प्रशासन के लिए उत्तरदायी और जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है, जिले में आपराधिक मामलों के लिए सर्वोच्च अदालत कौन सी है? तो सही उत्तर है जिले में दोस्तों सत्र न्यायालय या सेशन कोर्ट आपराधिक मामलों के लिए जिला स्तर पर सर्वोच्च अदालत है। इसमें चोरी, डकैती, हत्या जैसे आपराधिक मामलों की सुनवाई होती है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? ऑप्शन है आपके सौर शक्ति, जैव पुंज शक्ति, लघु जल विद्युत शक्ति या अपशिष्ट से अर्जित शक्ति। तो सही उत्तर है सौर शक्ति या सोलर पावर। दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है भारत में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति कब स्वीकृत की गई थी? तो सही उत्तर है 2010 में। 15 मार्च 2010 को दोस्तों जो है ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति को मंजूरी दी गई थी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस या बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को। दोस्तों बाघ के बारे में जागरूकता फैलाने और उसके संरक्षण के लिए 29 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान का प्रथम संशोधन वर्ष 1951 में पारित हुआ था और ये किससे संबंधित था आपको बताना है। तो दोस्तों संविधान का प्रथम संशोधन कुछ राज्यों में किए गए कृषि और कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से संबंधित था और ये संविधान में 2 नए अनुच्छेद 31 और 31 तथा नवी अनुसूची जोड़ी गई थी ताकि कुछ राज्यों में कृषि और कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण के लिए बनाए गए भूमि सुधार कानूनों को चुनौती न दी जा सके। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? तो सही उत्तर है कौटिल्य का अर्थशास्त्र दोस्तों शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये अर्थशास्त्र का ग्रंथ नहीं बल्कि राजनीति और शासन पर लिखा गया ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, WWF जिसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड विश्व वन्यजीव कोष कहा जाता है, इसका प्रतीक कौन सा जानवर है? तो सही उत्तर है जायंट पांडा। दोस्तों जायंट पांडा जो है ये WWF का प्रतीक चिन्ह है और इसका वैज्ञानिक नाम जो है एलरोपोंडा मेलानोक्यूआ है और इसका निवास मुख्यतः शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले मिश्रित वनों में मिलता है। अगला प्रश्न है, कार्बन क्रेडिट। दोस्तों कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण कहाँ से शुरू हुआ था? तो सही उत्तर है कार्बन क्रेडिट क्योटो प्रोटोकॉल 1997 से शुरू हुआ था और इस प्रोटोकॉल के तहत कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए कंपनियों को तकनीक सुधार करना था जिसके लिए कार्बन क्रेडिट का सिद्धांत अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सर्वाधिक विस्तृत या बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है?
तो सही उत्तर है दोस्तों पृथ्वी का सर्वाधिक विस्तृत पारिस्थितिकी तंत्र जैव मंडल यानी बायोस्फीयर को माना जाता है। इसमें मिट्टी, शैल, जल और वायु से बनी एक पतली परत होती है जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त होती है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ये दोस्तों नोएडा में स्थित है, ए का चौथा हो जाएगा। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CDRI ये लखनऊ में है। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी दोस्तों ये आगरा में स्थित है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल ये आपका दोस्तों मेरठ में स्थित है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 4, 3, 1 और 2। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। और ये दोस्तों ये एक प्रकार से ये प्रश्न आपका UPGK से रिलेटेड है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान ये श्रीनगर में नहीं बल्कि ये केंद्रीय उपोष्ण उद्यान या बागवानी अनुसंधान संस्थान ये आपका दोस्तों श्रीनगर में स्थित है। श्रीनगर में नहीं बल्कि लखनऊ में स्थित है। इसके अलावा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में सही है और दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। तो श्रीनगर जो दिया है कि केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर में नहीं बल्कि लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ओजोन CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन सही सुमेलित है। अम्ल वर्षा नाइट्रिक एसिड सही सुमेलित है। राकेट ईंधन कैरोसिन तेल ये दोस्तों राकेट ईंधन जो है कैरोसिन तेल ये आपका नाइट्रिक एसिड ये आपका सही सुमेलित नहीं है। कैरोसिन तेल का प्रयोग राकेट ईंधन में और ग्रीन हाउस प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका होती है। दोस्तों अम्ल वर्षा जो एसिड रेन होता है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और NO2 की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसलिए ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न राज्य व्यवस्था से है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। देखिए विधि के समान संरक्षण का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो सही उत्तर है विधि के समान संरक्षण का अधिकार। दोस्तों भारतीय संविधान में जो विधि के समक्ष या विधि के समान संरक्षण का अधिकार है ये भारत में नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। अगला प्रश्न है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है। सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म। तो सही उत्तर है भारतीय संविधान में या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संसद की सर्वोच्चता नहीं बल्कि संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया है और संविधान ही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य को निर्धारित करता है। तो सही उत्तर है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। अगला प्रश्न है किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है। राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा या विधान परिषद। तो सही उत्तर है विधान परिषद। दोस्तों विधान परिषद राज्य विधानमंडल का भाग होता है जिसका सृजन अनुच्छेद 168 के तहत किया जाता है और इसे अनुच्छेद 169 के तहत समाप्त भी किया जा सकता है। तो विधान परिषद ऐसा विधायी सदन है जिसे समाप्त भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा। तो सही उत्तर है राज्य सरकार के द्वारा। दोस्तों एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न है क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो किस दर्शन में क्षणिकवाद का सिद्धांत है। तो सही उत्तर है बुद्ध या बौद्ध दर्शन से क्षणिकवाद का सिद्धांत संबंधित है। बुद्ध के अनुसार संसार में कुछ भी अस्थायी या नित्य नहीं है, यहाँ तक कि आत्मा भी नित्य सत्ता नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था आपको बताना है। तो सही उत्तर है जमाली। दोस्तों जमाली जो हैं ये भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे और जमाली नामक जो है छत्री के साथ उनकी पुत्री प्रियदर्शना का विवाह हुआ था जो बाद में महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी बने थे।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किसके आधार पर किया जाता है? तो सही उत्तर है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। दोस्तों, भारत में निर्धनता का आकलन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, जिसको NSSO कहा जाता है, ये परिवार आधारित उपभोग व्यय के आंकड़ों पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या में प्रतिशतता की दृष्टि से शीर्ष अनुसूचित जाति जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाला राज्य कौन है? तो ये है दोस्तों पंजाब राज्य। 2011 की जनगणना पंजाब राज्य में प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन प्रतिशतता के आधार पर पंजाब में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कालबेलिया भावमय लोक नृत्य किस राज्य का है जिसे 2010 में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में स्थान दिया है? तो सही उत्तर है कालबेलिया दोस्तों राजस्थान का लोक नृत्य है, जो कि महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक भावमय नृत्य है। इसमें पोशाक और नृत्य की चाल सांप के समान होती है। अगला प्रश्न है, मृदा की लवणता मापी जाती है कैसे? ऑप्शन है चालकता मापी से, आर्द्रता मापी से, साइक्रोमीटर से या वृद्धि मापी से। तो सही उत्तर है मृदा में लवणता की मात्रा पता लगाने के लिए चालकता मापी का प्रयोग किया जाता है और साइक्रोमीटर एक प्रकार का आर्द्रता मापी है। तो सही उत्तर चालकता मापी से मृदा की लवणता की गणना या माप की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड यानी IFSC कोड कितने अक्षरों का होता है आपको बताना है? तो सही उत्तर है 11 अंकों का। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड 11 अंकों का कोड होता है, जो प्रत्येक बैंक के चेक पर छपा होता है और इसके पहले 4 अक्षरों में बैंक का नाम, अगला 0 और अंतिम 6 अंकों में बैंक का ब्रांच अंकित होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कब प्रभावी हुआ था? तो सही उत्तर है 2013। सितंबर 2013 से दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न है, सीमावर्ती क्षेत्र में सड़कों का निर्माण और बंदरगाहों और बड़े शहरों को जोड़ने के लिए भारत सरकार ने कौन सी परियोजना चलाई है? तो सही उत्तर है भारतमाला। दोस्तों, भारतमाला परियोजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसमें सीमावर्ती क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करना, बंदरगाहों और बड़े शहरों को आपस में जोड़ना शामिल है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत में लोकप्रिय किराना घराना का संबंध भारत के किस राज्य से है आपको बताना है? तो सही उत्तर है किराना घराना दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले, जिसको अब शामली की कैराना तहसील के नाम पर पड़ा है। तो कैराना तहसील के नाम पर किराना घराना पड़ा है और ये घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत और गायन की हिंदुस्तानी ख्याल गायकी परंपरा का जो है प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है आपको बताना है? साहित्य अकादमी दोस्तों साहित्य अकादमी जो है 1952 सही सुमेलित है। संगीत नाटक अकादमी 1951 ईस्वी सही सुमेलित है। ललित कला अकादमी 1945 और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र 1989 ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना 1985 में की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक कितने रुपए मूल्य के नोट छाप सकता है? 2000, 5000, 10,000 या 20,000 रुपये? तो सही उत्तर है दोस्तों RBI जो है अधिकतम 10,000 रुपये का नोट छाप सकती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत की लगभग कितने प्रतिशत आबादी 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में रहती है आपको बताना है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19.98 करोड़ है। तो इसका मतलब है 16.5%। दोस्तों भारत की 16.5% आबादी अकेले उत्तर प्रदेश में रहती है। अगला प्रश्न, और इस प्रैक्टिस सेट यानी जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जो सामाजिक अध्ययन का प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका आखिरी प्रश्न है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें आपको बताना है। देखिए दोस्तों, भारतीय आयात निर्यात बैंक यानी एग्जिम बैंक 1982 सही सुमेलित है। राष्ट्रीय आवास बैंक 1988 सही सुमेलित है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
दोस्तों राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ये 1982 सही सुमेलित है, और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 1996 ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो सिडबी है, SIDBI, सिडबी दोस्तों ये पूर्णतः स्वायत्त संस्था के रूप में 2 अप्रैल 1990 को ये लघु, अति लघु और मझोले उद्योगों के वित्तीय प्रोत्साहन के लिए स्थापित की गई है। और इसका मुख्यालय यानी सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है? ये लखनऊ में स्थित है। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपने उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण दोस्तों जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए सोशल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट आपने सॉल्व किया। दोस्तों सोशल स्टडीज में आपके जीके के जो अनिवार्य विषय है उसके 50 प्रश्नों के अलावा 100 प्रश्न आपके सामाजिक अध्ययन के पूछे जाएंगे, इसलिए ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इसको तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।